हमारे अब मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ आई डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे PAX6 और PAX2 जिसे हम पेयर्ड बॉक्स 6 और पेयर्ड बॉक्स 2 कहते हैं। इसके अलावा सोनिक हेजहॉग का एक्सप्रेशन ज़रूरी है प्री कॉर्डल प्लेट के अंदर। ठीक है, ये डायग्राम आप देखें, यहाँ पे एंटीरियर न्यूरल रिज दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये जो रेड कलर से शो किया हुआ है, इस वाले रीजन के अंदर PAX6 के एक्सप्रेशन होते हैं। पहले PAX6 का एक्सप्रेशन होगा, उसके बाद जो है ये प्री कॉर्डल प्लेट हमें यहाँ पे दिखाई हुई है, ये नोटोकॉर्डा उसके पीछे। तो प्री कॉर्डल प्लेट से SHH यहाँ पे आगे जाएगा और ये मिड लाइन स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर SHH रिलीज़ ना हो, इसका एक्सप्रेशन ना हो प्री कॉर्डल प्लेट से, तो यहाँ पे साइक्लोपिया, सिनोफ्थेल्मिया। साइक्लोपिया का मतलब है कि सिंगल आई, मतलब नॉर्मली 2 आइज़ हैं तो सिंगल आई इसके अंदर होगी। और सिनोफ्थेल्मिया का मतलब है 2 आइज़ बनी तो है लेकिन वो फ्यूज़ हो गई हैं। तो साइक्लोपिया और सिनोफ्थेल्मिया जब हम क्लिनिकल देखें तो उसमें आप याद रखना कि यहाँ पे SHH की अगर एक्सप्रेशन ना हो तो साइक्लोपिया और सिनोफ्थेल्मिया हो जाता है। और PAX6 जो है ये डिफ्रेंसीशन ऑफ आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये ना हो तो आई प्रॉपर डेवलप नहीं करेगी, जिससे एनाफ्थेल्मिया हो जाएगा, यानी कि या तो एक आई बनेगी या एनाफ्थेल्मिया हो जाएगा या माइक्रोफ्थेल्मिया हो जाएगा या एनआरिडिया तक हो सकता है। एनआरिडिया का मतलब है कि यहाँ पे आयरस नहीं बनता, और एनाफ्थेल्मिया का मतलब है कि आई एक एब्सेंट होती है, और माइक्रोफ्थेल्मिया का मतलब है कि आई जो है स्मॉल इन साइज़ होती है। तो PAX6 से ये चीज़ें रिलेटेड हैं, SHH से साइक्लोपिया और सिनोफ्थेल्मिया यानी कि सिंगल आई या फिर फ्यूजन ऑफ द 2 आई। और इसके अलावा PAX2 अब वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जब SHH रिलीज़ होती है तो यहाँ पे जाती है, PAX की जो है डाउन रेगुलेशन कराती है और PAX2 की अप रेगुलेशन कराती है। PAX2 पहले जब ये आई के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं PAX6 से, उसके बाद SHH रिलीज़ होता है, और PAX2 जो है वो ऑप्टिक स्टैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर जब PAX2 का एक्सप्रेशन ना हो पाए तो उससे कोलोबोमा हो जाता है। कोलोबोमा का हमने पहले भी एक रीज़न मैंने आपको बताया था कि जब कोराइडल फिशर जो था, कोराइडल फिशर अगर क्लोज़ ना हो पाए 7 वीक के अंदर, 7 वीक के अगर वो क्लोज़ ना हो पाए तो उससे भी हो सकता है। दूसरा ये कि PAX2 का एक्सप्रेशन ना हो। अब क्लिनिकल्स की तरफ आ जाते हैं। हमने मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल्स को देख लिया है पहले ही, अब उनकी रिवीजन हो जाएगी। चलो एक बार पहले कोलोबोमा का काज हम पहले ही देख चुके हैं कि जो कोराइडल फिशर है वो क्लोज ना हो 7th वीक के अंदर, एक वो हमने काज देखा। और दूसरा हमने कहा कि PAX2 की रेगुलेशन, जो कि हम अभी देख के हटे हैं कि PAX2 की अगर एक्सप्रेशन ना हो क्योंकि उसने ऑप्टिक स्टैक की डिफ्रेंसिएशन करानी होती है तो उससे कोलोबोमा हो जाएगा। तो ये 2 काज इसके हो गए। इसके अलावा कोलोबोमा कहाँ कहाँ हो सकता है, वो आयरस के अंदर हो सकता है, कोलोबोमा आइरिडिस उसे कहते हैं। इसके अलावा वो आगे एक्सटेंड करके सिलरी बॉडी में जा सकता है, वो रेटिना के अंदर जा सकता है, इवन कि आईलिड के अंदर भी जा सकता है। और ऑप्टिक नर्व का कोलोबोमा हो सकता है, लेकिन ऑप्टिक नर्व का कोलोबोमा जो होता है ना वो PAX2 की वजह से मोस्टली होता है। और वो PAX2 जो है वो रीनल कोलोबोमा सिंड्रोम है, यानी उसमें जब हम ऑप्टिक नर्व कोलोबोमा देखें तो साथ में हमें रीनल कोलोबोमा सिंड्रोम मिलेगा, इनके किडनी भी इफेक्ट होंगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ऑप्टिक नर्व कोलोबोमा जो है PAX2 की वजह से होता है, और ये PAX2 का अगर एक्सप्रेशन ना हो तो जो कोलोबोमा होता है वो रीनल कोलोबोमा सिंड्रोम भी काज करता है। इसके अलावा परसिस्टेंस ऑफ आयरिडो पिपलरी मेम्ब्रेन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आँख के ऊपर एक जाला सा बन जाता है। इसके अलावा कंजेनिटल कैटरेक्ट जिसे हम सफ़ेद मोती आम ज़बान में कहते हैं, तो ये सिनेरियोज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो अक्सर आ जाता है कि मदर जो है उसे 4th या 7th वीक के ड्यूरेशन के अंदर जो है ना उसे जो है वो रुबेला वायरस ने इन्फेक्ट किया, उसे जर्मन मीज़ल्स हो गए हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें फिर यानी कि इस तरह से है कि मतलब ऑफस्प्रिंग के अंदर इसमें क्या कंडीशन आएगी, तो वहाँ पे ऑफस्प्रिंग को कंजेनिटल कैटरेक्ट हो जाएगा, ये कंडीशन है। अगर 4th 7th वीक के अंदर हो जाए तो कंजेनिटल कैटरेक्ट हो जाएगा। अगर 7th वीक के बाद हो तो उसके अंदर जो है वो कॉक्लियर अबनॉर्मलिटी हमें मिलती है और हेयरिंग लॉस हो जाता है। इसके अलावा हाइलाइट आर्टरी, मैंने नॉर्मली आपको बताया था कि हाइलाइट आर्टरी जो है उसका पोस्टीरियर जो डिस्टल पार्ट है वो डीजनरेट हो जाता है, प्रॉक्सिमल पार्ट जो है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना बना देता है। लेकिन बाज़ औक़ात हाइलाइट आर्टरी रह जाती है, और वो जो मैंने आपको ये भी बताया था शायद कि जो हमारा लेंस है, लेंस के ऊपर वो पूरा एक वास्कुलोजा एक पूरा नेटवर्क सा बना देती है। तो वो नेटवर्क जब उसके ऊपर रह जाएगा, अगर हाइलाइट आर्टरी परसिस्ट कर जाए तो फिर ब्लरिंग ऑफ आई हो जाएगी। ठीक है, ये 4 क्लिनिकल्स हमने देख लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला माइक्रोऑप्थेल्मिया, ये भी हम पहले थोड़ा बहुत देख चुके हैं कि किसकी वजह से होता है। माइक्रोऑप्थेल्मिया हमने आपको कहा था कि PAX6 जो है उसकी एक्सप्रेशन अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसे माइक्रोऑप्थेल्मिया, एनाप्थेल्मिया या फिर एनारिडिया तक हो सकता है। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि यहाँ PAX6 की जो है म्यूटेशन हो जाए उसकी वजह से। इसके अलावा कुछ इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शंस के साथ भी रिलेटेड होते हैं, और MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि साइटोमेगालो वायरस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस से रिलेटेड अगर ये इन्फेक्शन इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर बेबी को हो जाए तो साइटोमेगालो वायरस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो उससे माइक्रोऑप्थेल्मिया का चांस हो जाता है।
माइक्रोऑप्थेल्मिया के अंदर आई जो है ना नॉर्मली 2/3 ऑफ द नॉर्मल आई इसका वॉल्यूम हो जाता है। इसके अलावा एनऑप्थेल्मिया यानी कि आई बिल्कुल एब्सेंट हो जाए तो एक तो सकाज में बताया कि PX6 की म्यूटेशन हो जाए, दूसरा क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटी के साथ मोस्टली रिलेटेड होती है। एफेकिया भी हम पहले देख चुके हैं कि इंडक्शन का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, जब हमने कहा था कि जो न्यूरो एक्टोडर्म है वो सरफेस एक्टोडर्म के साथ इन कॉन्टैक्ट आती है तो वहाँ पे वो इंडक्शन कराती है, जिसकी वजह से लेंस प्लेकोड बनता है और उससे फिर लेंस बनता है। तो अगर वो नहीं होगा तो यहाँ पे एफेकिया हो जाएगा। इसके अलावा एन एरिडिया ये भी हम देख चुके हैं कि PX6 की वजह से होता है और यहाँ पर भी इंडक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद साइक्लोपिया और सेनोप्थेल्मिया ये भी हम पहले देख चुके हैं कि इसके अंदर ये होता है कि SSH जो है SHH सोनिक हेजहॉग जो है उसकी प्रीकॉर्डल प्लेट के अंदर एक्सप्रेशन अगर ना हो तो मिडलाइन स्ट्रक्चर सारे इफेक्ट हो जाते हैं और ये मोस्टली क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटी के साथ मिडलाइन स्ट्रक्चर इसके अंदर एबनॉर्मल होते हैं और मोस्टली हमें इसके अंदर होलोप्रोजेंसेफेली मिल रही होती है। फोर ब्रेन जो है वो प्रोट्रूड कर जाता है, प्रोबोस्मस बन जाता है आगे प्रोट्रूड। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। साइक्लोपिया ये यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है, सिनोप्थेल्मिया दिखाया हुआ है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ 2 आइज़ हो गई हैं और यहाँ पे हमें ये भी नज़र आ रहा है होलोप्रोजेंसेफेली यानी कि फोर ब्रेन आगे की तरफ प्रोट्रूड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारी आई की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। अब बुक के एंड में ज़रा क्लिनिकल्स बने हुए हैं, हम क्लिनिकल्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू बॉर्न हैज़ यूनिलेटरल एफेकिया यानी कि एब्सेंस ऑफ लेंस है। व्हाट इज़ द एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ दिस डिफेक्ट, हम पहले भी देख चुके हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडक्शन का प्रॉब्लम होगा कि ये मतलब जो यहाँ पे न्यूरो एक्टोडर्म इन कॉन्टैक्ट आती थी सरफेस एक्टोडर्म के और यहाँ पे लेंस प्लेकोड बनाती थी जो कि फिर लेंस वेजिकल के अंदर कन्वर्ट होता था। तो यहाँ पे इंडक्शन हम एम्ब्रियोलॉजिकल काज यहाँ पे लिखेंगे कि इंडक्शन एब्सेंट है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो, इन टेकिंग अ हिस्ट्री ऑफ यंग वुमेन इन हर 10th वीक ऑफ गेस्टेशन। तो यहाँ पे 10th वीक ऑफ गेस्टेशन है। यू बिकम कंसर्न दैट शी मे हैव contracted rubella sometime during the 4th to 8th week of pregnancy. What type of defect might be produced in her offspring? तो हमने ये देखा था कि 7th वीक तक अगर हो जाए तो उसके अंदर उसकी जो कंडीशन होगी वो कंजेनिटल कैटरेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 10th वीक हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है तो यहाँ पे कॉक्लियर अबनॉर्मेलिटी होगी और हेयरिंग लॉस होगा। तो आपने ये वीक्स लाजमी देखना है। अगर 4th से 7th वीक के अंदर हो तो उसके अंदर उसको कंजेनिटल कैटरेक्ट होगा यानी कि मोतिया हो जाएगा। लेकिन अगर 10th वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद हो तो उसे कॉक्लियर अबनॉर्मेलिटी और हेयरिंग लॉस होगा। अब थर्ड क्लिनिकल देखना है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यू बॉर्न रिवील्स क्लेफ्ट इन द लोअर पोर्शन ऑफ द आयरस बायलेटरली। तो यहाँ पे क्लेफ्ट नज़र आ रहा है। क्लेफ्ट से हमें साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पे या तो कोराइडल फिशर जो है वो क्लोज़ नहीं हो पाया या फिर PX2 जो हम देख चुके हैं कि अगर वो भी नहीं होता तो उससे भी ये वाला हो जाता है। लेकिन हमने कहा था कि वो रीनल फेलियर भी साथ में अगर रीनल का हमें यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा हो कि रीनल एबनॉर्मलिटी भी साथ में तो हम PX2 को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे देखें व्हाट इज़ द एब्रियोलॉजिकल बेसिस फॉर डिफेक्ट बट अदर स्ट्रक्चर माइट बी इन्वॉल्व। अभी हमें पूछ रहे हैं कि कौन से अदर स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमें 2 काज इसका पता है, या तो जो है आयराइडो कोराइडल फिशर जो है वो क्लोज़ नहीं हुआ या फिर PAX2 जीन जो है उसकी एक्सप्रेशन नहीं हो पाई। तो अगर PX2 की एक्सप्रेशन नहीं हो पाई तो यहाँ पे रीनल कोलोबोमा सिंड्रोम हो सकता है। तो ये 3 क्लिनिकल्स हो गए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे रिजॉल्व कर दूँगी। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।